हेलो एवरीवन, दैट्स मी बैक अगेन विथ येट अनदर वीडियो। ओके, सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं E2 वर्सेस E1। ओके, सो बेसिकली व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट, a comparative feature or comparison between E2 versus E1, right? So let's have a look at the different things about the E2 reaction. Okay, so here it is in front of your screen. So in the case of E2, it's basically a concerted mechanism. Bond breaking, bond formation takes place simultaneously. Then you have the rate equation जिसमें बेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, right? And it is a stereo specific reaction, right? It's a stereo specific reaction to certain extent, I can say, क्योंकि Sage-F product मिलता है, and then you need a very strong base. X is a leaving group, so you need a good leaving group basically, क्योंकि जो आसानी से निकल जाए, it's better, right? And then most important thing, solvent. Let's talk about solvent. Polar aprotic, right? But there is wide range, correct? अब हम देखते हैं E1 मैकेनिज्म, कार्बोकेटाइन, टू स्टेप्स, राइट? टू स्टेप मैकेनिज्म, रेट इक्वेशन में बेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सो वीक बेसिस एंड बल्की बेसिस आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट. स्ट्रॉन्ग बेसिस E1, स्ट्रॉन्ग बेसिस E2 एंड वीक बेसिस E1, राइट? एंड देन यू हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो अलाइल बेंजाइल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, राइट? सो दिस इज बेसिकली द ऑर्डर. Then you have nucleophile, जैसे कि मैंने कहा, बल्कि और weak, right? And then very important है देखो, E2 and E1 दोनों में X जो है लिविंग ग्रुप निकल के जा रहा है, बट इन द केस ऑफ E1 स्पेसिफिकली लिविंग ग्रुप पहले जा रहा है, क्योंकि कार्बोकेटाइन तभी बन सकता है. सो जितनी आसानी से ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, इट इज ऑलवेज बेटर, राइट? कार्बोकेटाइन उतनी आसानी से बनेगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कार्बोकेटाइन शुड बी generated, so it should be a very good leaving group, right? So here are the list of leaving group: triflate, tosylate, mesylate. Then you have iodine, I minus, Br minus, Cl minus. Basically एक leaving group होता क्या है? A good leaving group is something जो कि अपने ऊपर आए हुए नेगेटिव चार्ज को इजीली स्टेबलाइज कर सके. नेगेटिव चार्ज को किस तरह से स्टेबलाइज किया जा सकता है? इट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. ओके, नाउ मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द लिविंग ग्रुप्स और उनके कैपेबिलिटीज के बारे में वी विल बी हैविंग अ सेपरेट वीडियो. जस्ट आप ध्यान रखिए. एग्जाम्पल, मेरे पास है CH2 माइनस, तो दिस नेगेटिव चार्ज कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, राइट? तो इसी को कहते हैं चार्ज स्टेबलाइजेशन. So again, a good leaving group is something which is able to stabilize the negative charge much easily. Okay, and then आते हैं solvent की तरफ. It's very important that it should be a polar protic solvent, right? Okay, अब हम देखते हैं product ratio के बारे में. ये exactly क्या है? Now, two types of eliminations have studied. Sage-F elimination, जिसमें more substituted alkene मिलता है, right? Non-terminal double bonds. And then you have the Hoffman जो कि exactly उल्टा, right? So you have sterically hindered base. अगर एक base बहुत बड़ा होगा, sterically hindered होगा, potassium tertiary butoxide, तो ये बनाएगा Hoffman product. Remember, strong base, Sage-F rule, and then sterically hindered bulky base is going to give you a Hoffman group. Okay, so anyway, ये जो aspects है, ये रिमेंबर करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट क्वेश्चंस में इसके एप्लीकेशंस काफी सिंपल है. सो रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस बेसिकली E2 एंड वीक बेस बेसिकली E1, राइट? बल्की बेस इज मच बेटर. बल्की बेस रहेगा तो क्या होगा? इट विल, जस्ट इमेजिन somebody who is very heavy, its motion will be hindered, right? So अगर बल्कि बेसिस हो तो उसे आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो वो कहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा? ऑब्वियसली वहां पे जहां पे हिंड्रेंस कम होगा, तो यू विल बी गेटिंग अ लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, राइट? तो हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा. इट्स अंडरस्टैंडेबल थिंग, राइट? अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा? वो तुरंत जाके कहीं भी हिंड्रेंस हो, कुछ भी हो, उसकी परवाह नहीं करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा, राइट? मॉलिक्यूल के अंदर जाके निकालेगा, जिसके वजह से you will be getting non-terminal double bond अंदर मिलेगा, that is more substituted alkene. Now imagine if there is a base, potassium tertiary butoxide. Can you see this carbon is connected to 3 bulky methyl groups, right? इसको मूव करने में कितना प्रॉब्लम होगा? तो ये हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा? वहां पे जहां पे हिंड्रेंस कम होगा. हिंड्रेंस कम कब होता है और कहाँ होता है? ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल के टर्मिनल पोजिशंस पे होते हैं, तो डेफिनेटली ये बनाएगा नॉन टर्मिनल अल्कीन, जो कि है
सॉरी, ये बनाएगा टर्मिनल अल्कीन जो कि है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, राइट? सो दिस वाज अबाउट द हॉफमैन एंड सेड्सफ। ओके, सो दिस वाज अबाउट E2 वर्सेस E1। ठीक है, ओके, तो अब हम पढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग पार्ट। नाउ आई नो टाइम एंड अगेन यू आर फाइंडिंग इट वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, किस तरह से याद रखा जाए। तो याद रखो E1 और E2 को एक साथ याद मत रखो, सिर्फ उनके कुछ डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस याद रखो, दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि SN1 है या SN2, E1 है या E2। नाउ हर स्टूडेंट के लिए ये एक पार्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, how to know whether it is SN1 and SN2, लेकिन this is very important from the exam point of view. Okay, so I've tried my level best to simplify it. Now I don't know how it works for you, but try to get the maximum out of it in this particular video. Okay, so now imagine कीजिए you have the reaction in front of you. Okay, you have the reaction in front of you, reactant आपके पास है, चार options आपके पास है, right? So क्या reactant को देख के या conditions को देख के आप पहचान सकते हैं? नहीं, you have to concentrate on something. What is that? It's a reagent, right? So now जब aqueous है substitution SN1 SN2, right? जब alcoholic KOH है, right? Dehydrohalogenation. So now let me make it very simple. You have to ask yourself, क्या न्यूक्लियोफाइल या बेस स्ट्रॉन्ग है? Now there could be two answers for this. The first is either yes or no, right? What will happen अगर न्यूक्लियोफाइल या बेस स्ट्रॉन्ग है? Obviously order होगा 2, right? So it's going to be bimolecular second order reaction, right? तो अब आपको ये पूछना है कि क्या ये न्यूक्लियोफाइल या बेस बल्की है, right? Understand this, nucleophile or a base is bulky. Now there could be two answers. The first answer is going to be yes, other answer is going to be no. अगर न्यूक्लियोफाइल बल्की नहीं है, बेस बल्की नहीं है, तो आपको ये देखना होगा कि सबस्ट्रेट कौन सा है। बेस इज नॉट बल्की, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, राइट? बेस इज स्ट्रॉन्ग or the nucleophile is strong, right? The substrate is not bulky. So what kind of substrate, sorry, the nucleophile is not bulky. What kind of substrate it is, right? What is the substrate in this case? The substrate is an alkyl halide, जो कि primary, secondary, tertiary. तो अगर primary है, then it's going to purely show SN2. Okay, remember this. अगर secondary है, right? Secondary है, तो strong nucleophile है सबसे पहले, तो हमें मिलेगा SN2, लेकिन साथ ही साथ हमको मिलेगा E2 क्योंकि डिहाइड्रोएलोजिनेशन भी होगा, राइट? अगर ये प्योरली टर्शियरी है, very hindered, right? Very hindered, it just wants to get rid of the group, then it's going to be E2, right? अगर न्यूक्लियोफाइल बल्की है फिर भी E2, 3 डिग्री है फिर भी E2, 2 डिग्री है तो SN2 plus E2, 1 डिग्री है तो सिर्फ और सिर्फ SN2. What does that mean? If the nucleophile or the base is strong, you will definitely not have E1. You will definitely not have unimolecular of first order, right? It's going to be second order reaction. Second order में क्या है? आपके पास है SN2 और E2. तो आपको याद रखना है, अगर बेस बल्की है, राइट? अगर बेस बल्की है तो वो जा नहीं सकेगा, अटैक नहीं कर सकेगा, सब कुछ, राइट? सो इट्स गोइंग टू रिमूव द हाइड्रोजन, राइट? सो इट्स गोइंग टू बी E2. अगर बेस बल्की नहीं है और सबस्ट्रेट है प्राइमरी तो SN1, सेकेंडरी थोड़ा सा हिंड्रेंस है तो इट्स गोइंग टू बी E2 plus SN2. ओके, टर्शियरी प्योरली E2. ओके, रिमेंबर दिस as much as possible. ओके, अब आते इस पर्टिकुलर कंडीशन के दूसरी तरफ, न्यूक्लियोफाइल या बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओके? तो व्हाट काइंड, नाउ स्ट्रॉन्ग नहीं, यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप इनटू इट, यू ऑलरेडी नो यूनिमोलिकुलर है ही, राइट? तो हम ये पूछेंगे इस यूनिमोलिकुलर में सबस्ट्रेट कौन सा है? सो सबस्ट्रेट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, राइट? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मतलब कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, तो प्योरली इट इज SN1, राइट? तो अगर ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल बल्कि नहीं होना चाहिए, ओके? न्यूक्लियोफाइल या बेस बल्कि नहीं होना चाहिए, इट इज गोइंग टू बी SN1. लेकिन अगर प्राइमरी है, सिर्फ प्राइमरी विदाउट एनी कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, नो रिएक्शंस आर पॉसिबल, राइट? लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल या बेस बल्कि है देन डेफिनेटली E1.
Now, what exactly is causing confusion is, bulky, non-bulky. What exactly is that? अगर bulky है तो elimination होगा. This is something that you have to know. If it is strong, then it can be substitution, it can be elimination. लेकिन bulky है तो elimination होगा ही. ओके, राइट. बल्कीनेस का मतलब क्या है? या तो न्यूक्लियोफाइल बल्की होगा ही डेफिनेटली, राइट. लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल बल्की नहीं है, सबस्ट्रेट बल्की है, फिर भी होगा. So bulk means it's going to drive us to dehydrohalogenation. So whether the nucleophile or the base is bulky or whether the alkyl halide is bulky, it's going to go towards E2. Okay, let me make it very simple. Okay, I know this might be causing you lots and lots of confusion. Remember, bulk means elimination की तरफ जा रहा है, right? Then remaining everything you should understand: carbocation stability. If it is not bulky, then reaction is going to go towards substitution, provided that certain conditions are fulfilled. What are those conditions? अगर अगर bulk नहीं है, nucleophile is not bulky or base is not bulky, substrate is also not bulky, then SN2. अगर अगर you have tertiary alkyl resonance stabilization हो रहा है, nucleophile bulky है, right? Bulky नहीं है, then it is SN1. Bulky है तो E1. You have to remember this. Bulk means elimination. No bulk means probably substitution, provided that reactant में bulk नहीं है. Okay, so this was all about, I know it's little bit confusing video about the SN1 versus E1, or you could say how to understand whether something is SN1 or E1. Okay, so this was all about this particular reaction. I know this is confusing, so you have to continuously watch this video for a longer period of time. Continuously आपको देखना होगा, notes बनाने होंगे. I know mastering this concept is definitely going to be difficult, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली टीडीएस है, राइट. तो इसे इतनी आसानी से समझना डिफिकल्ट होगा. कीप ऑन रिविजिटिंग द वीडियो ऑन एंड ऑन, वर्क अपॉन इट टिल यू मास्टर दिस कॉन्सेप्ट. आई कैन गिव यू अ गारंटी, अगर आपने इस सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के प्रॉब्लम को मास्टर कर लिया, देन डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी, बिलीव मी. Okay, so this was all about the video. Okay, now I want you that if you really want to get the most out of this video, then आप सारे के सारे sections को एक साथ watch कीजिए, means one after the other. It's not like you are watching this video the next video. No, you start with the introduction, then E1, then E2, then comparison, then this video. Okay, so I hope this really works well for all of you. Thank you very much, and a very good luck to all of you. Thank you.